उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। किसी जमाने में लिखी गई कवि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां आज के संदर्भ में पुरानी पड़ती दिख रही हैं। नमस्कार, अपना आसमां में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं दीक्षा कोहली। आज नारी श्रद्धा, कोमल और लज्जा जैसे शब्दों तक सीमित नहीं है, आज वह इससे कहीं आगे निकल चुकी है। इस कार्यक्रम में आज मिलेंगे कुछ ऐसी ही स्त्रियों से जो बंदूक की गर्जन के साथ कदम ताल मिलाती हैं, तो अपने परिवार और बच्चों को भी उचित समय देती हैं। इनकी उपस्थिति आपकी सुरक्षा की तस्दीक करती है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं शक्तियों के नाम जो चौकस हैं, सजग हैं, समर्पित हैं, जो ड्यूटी और परिवार के बीच संतुलन भी बनाना बखूबी जानती हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं पुलिस सेवा में जुटी स्त्री शक्ति। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है खाकी रंग वर्दी का। चुनौतियों का सामना करती, ड्यूटी पर डटी रहती महिला पुलिस की इन शक्तियों को सलाम। जी हां, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पुलिस में तैनात नारी शक्ति। आइए जानते हैं उन्हीं से उनका नाम, उनकी पहचान। नमस्कार, मेरा नाम निर्मला देवी है और मैं दिल्ली पुलिस से 2020 में रिटायर हुई हूँ एज एसीपी। 41 साल में मैंने पुलिस में रहते हुए विभिन्न क्षेत्र में काम किया है। थैंक यू। जी मैम। अपना आसमान में मैं एसीपी सुरेंद्रजीत कौर आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। आज मैंने 38 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है। फ़िलहाल मैं वीआईपी सिक्योरिटी में पोस्टेड हूँ और मैंने डिफरेंट प्लेसेस पर पुलिस स्टेशंस में एज ए एसएचओ और एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम किया है और वुमेन सेल में भी काफ़ी साल रही हूँ, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रही हूँ। आप लोगों से मिलकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैं प्रवीण दत्त, एसीपी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस, और मैं 1970 में 1970 में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था। उस समय जो थी अनमैरिड वीमेन को लिया जाता था, ठीक है। तो हम पहला बैच हम लोगों का आया और उसके बाद कई कार्य क्षेत्र में मैंने काम किया, पहल भी की और एक अच्छा अपना ज़िंदगी का जो था पैमाना जिसमें मुझे चाहते थे लोग, इतना हमने अपने अफसरों के देख रेख में उस कार्य को बखूबी निभाया। चाहे वो एनजीओ, चाहे वो बच्चों का मिसिंग पर्सन स्क्वाड हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, और चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, और चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल हो। तो मैं इन्हीं परिचय के साथ सबसे जो है ओल्डेस्ट लेडी जिसको कहोगे 75 ईयर मेरी एज है। और अमृत महोत्सव में मेरा ये बड़ा इनका आभार है कि दे हैव कॉल्ड मी एज ए स्पेशल गेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ी हुई है नारी शक्ति जो पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका नाम, उनकी पहचान। नमस्ते। अपना आसमां में मुझे पार्टिसिपेट करते हुए बहुत खुशी है और मैं डी रूपा मौदगिल। आई बिलोंग टू कर्नाटका एंड आई am an officer allotted to Karnataka cadre, Indian Police Service, 2000 बैच पे। Currently, I am working as Inspector General of Police, Bangalore में। I head this Karnataka State Handicrafts Development Corporation, Bengaluru। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और इन्हीं के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है युवती शक्ति, नारी शक्ति जो आई हैं स्कूल से, कॉलेजेस से और हाउसवाइफ्स भी हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
जी हाँ, मैं जानती हूँ टीवी सेट के उस पार आप भी जुड़ी हैं हमारे साथ। आपको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते क्योंकि शो आपका है, बात आपकी है, आसमां आपका है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्त्री ख्वाब में अक्सर लांघ जाती है घर की दहलीज, सांस लेती है खुली हवा में, हर अधूरी कामनाओं को करती है पूरा, भर लेती है झोली खुशियों से, खुलकर जीती है अपने हिस्से की जिंदगी, ख्वाब में ही सही और फिर एक दिन ख्वाब का हकीकत बनना बहुत संघर्ष सा लगता है, लेकिन संघर्ष पूरा होता है हौसले के साथ, जज्बे के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी संघर्ष की के साथ और आप इसे जानते हैं आपकी संघर्ष की कहानी कैसी रही, कैसी ये शुरुआत रही और कैसे आपको खाकी वर्दी ने अपनी ओर खींचा। निर्मला मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको खाकी वर्दी ने अपनी ओर कैसे खींचा, आपके संघर्ष की कहानी आपकी जुबानी। कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले थे। उस टाइम हम हरियाणा में रहते थे, हमें नहीं पता था, दिल्ली कभी देखी नहीं थी। तो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि अब फाइनल ईयर कर लेगी, उसके बाद जॉब ढूंढनी है, ट्राई करते हैं चलो। एग्ज़ाम देने पहली बार दिल्ली आई थी, तो जब दिल्ली देखा, दिल्ली के बारे में स्कूल में सुन रखा था, जो सुना था यहाँ आके देखा तो कुछ भी नहीं था जैसे। तो मैं 19 साल 18.5 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो तब से उसके बाद मुझे जो मेरी सीनियर हैं, मैडम भी बैठी हैं, एसीपी, इन सब लोगों से मुझे सीखने को मिला। दिल्ली की बारे की एक एक चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नई थी, एक एक चीज़। इवन डीटीसी की बस भी मेरे लिए बहुत ही एक अजीब था। इसके बारे में सुन रखा था कि दिल्ली में बसें रुकती नहीं है, चलती में ही चढ़ना पड़ता है, चलती में ही उतरना पड़ता है, ये हमने गांव में सुन रखा था। अच्छा, जब गांव में आपने ये सोचा कि आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है या पुलिस में सेवाएं देनी है या खाकी वर्दी पहनकर आपको जो है अपने सपने को पूरा करना है, तो परिवार का किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? नहीं, परिवार मेरे से ज़्यादा परिवार को खुशी थी और मैं इतनी छोटी थी, इतना समझ नहीं पाती थी, लेकिन मुझे भी था कि पुलिस में एएसआई बनने जा रही हूँ। बहुत खुशी थी मुझे। लोग हैरान होते थे मुझे देख के कि ये पुलिस में एएसआई बनेगी, यकीन नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम तो लड़कियां बहुत दुबली पतली थी, मैं बहुत ही छोटी लगती, 5वीं 6ठी क्लास जैसे लगती थी। तो हर दिन मेरे लिए नया होता था, हर चीज़ मेरे लिए नई होती थी। और सबसे बड़ा मेरे को यहाँ के जब मैंने पहली बार फ्लैट देखा दिल्ली में, तो मैं बहुत ही हैरान हो गई थी कि कैसे लोग फ्लैट में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही नया वो था, दम घुटने लग गया था कि मैं कहती थी नहीं, यहाँ नहीं जी पाएंगे। तो बहुत टाइम मैं फादर को कहती रही, नहीं मुझे दिल्ली नहीं जाना, कहीं भेज दो, दिल्ली नहीं जाऊँगी। लेकिन धीरे 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 यूज टू हो गई और उसके बाद बस जो काम भी मुझे मिला, मेरे लिए हर काम नया था, लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत मिला। मेरे कलीग्स का, मेरे सीनियर का इतना सपोर्ट मिला कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने फिर 41.5 साल नौकरी करी, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी काम मिला सब बहुत ही लगन, मेहनत, ईमानदारी से किया। जी, इस पूरे संघर्ष की कहानी को, इन पूरे 41 सालों के बारे में, इस सफ़र को आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन एक और सपने की मैं बात करूंगी सुरेंद्र मैम से। सुरेंद्र मैम, ये जब सपना देखा कि हाँ खाकी वर्दी पहननी है, उस सपने को पूरा करना कितना संघर्ष था उसमें? गुरदासपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर मैं जब दिल्ली आई तो फादर मेरे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूं, लेकिन मिसेस बेदी को देखती थी मैं और फादर को यूनिफॉर्म में देखती थी, तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल उनको देखकर एक करेज आता था कि मुझे भी इसी फोर्स में जाना है और इसी में अपने आप को सर्व करना है। तो लेकिन फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो उसके लिए मुझे स्टडी भी मेरे, क्योंकि आज से 40 साल पहले अगर देखा जाए तो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन भी बहुत कम होती थी। तो मेरी सिस्टर को भी जैसे हायर सेकेंडरी करते ही उसकी शादी कर दी गई, तो मेरे साथ भी यही था कि मुझे भी हायर सेकेंडरी के बाद ये हो गया कि जल्दी से अब शादी करें और हम लोग जिम्मेवारियों से फारिग हों। लेकिन मुझे ये था कि मुझे पुलिस में जाना है, तो उसके लिए मैं छोटे रैंक पर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि फादर को मैं देखती थी स्ट्रगल करते हुए डेली कि कांस्टेबल रैंक पर कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ और
उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक पर आऊँ तो एक ऑफिसर वाली पोस्ट पर आऊँगी, तो उसका एक रुतबा भी अलग होगा और काम करने का जो जज्बा होगा वो भी एक अलग होगा। तो उस चीज़ को लेकर फादर चाहते नहीं थे कि मैं एजुकेशन आगे लूँ। 12th के बाद मुझे घर बिठा लिया गया, 7 दिन तक मुझे हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी इस चीज़ के लिए कि मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाए। तो उस चीज़ को लेकर कॉरस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन बाद में पेरेंट्स ने करवाई। एक स्ट्रगल वाली लाइफ रही पूरी, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी तो ये सोचकर ज्वाइन की थी कि जो चीज़ ये 24 आवर की आप समझती हैं कि जॉब है, तो मैं ये कहती थी कि हमें बुलाया नहीं गया घर से कि आप पुलिस आके ज्वाइन कर लो। हमने अपनी चॉइस से इस प्रोफेशन को अगर ज्वाइन किया है तो इसके लिए हमारी 100% जो है वो सिंसियरिटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए, क्योंकि उस टाइम अनमैरिड थे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से हम लोग मैनेज कर सकते थे। पेरेंट्स जो थे वो मदर सपोर्ट करती थी, खाना वगैरह सब चीज़ें पैक करके देती थी, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जो बाद की लाइफ थी वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रही, जिसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिम्मेवारियां आती हैं, तो आप उसको उसी तरीके से मैनेज भी करते हैं सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें रहकर 37 साल में बहुत बखूबी निभाया इन चीज़ों को। और अभी भी आप लगातार निभा रही हैं, क्योंकि अभी भी आप अपनी सेवाओं में हैं। प्रवीण मैम, 1970 का वो समय जब लोग ये सोचते थे कि मैं क्या करूंगी, चलो छोड़ो बेटी की शादी करवा दो, उस समय आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो खाकी वर्दी पहनकर अपनी सेवाएं देनी है देश के लिए। रावलपिंडी में मेरा जन्म हुआ और 8-9 महीने के बाद हम लोग ट्रांसफ़र हुए वहाँ से। और मेरी शिक्षा एक साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया, लेकिन माँ बाप ने जो संस्कार दिए, और ख़ासकर मेरी दादी ने, एक भक्ति का माहौल था घर में, एक अच्छा माहौल था, और बच्चों को किसी देशभक्ति, किसी इस तरह के जज्बात को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक स्वयं में सब चीज़ें आपके आती थी। अच्छे स्कूल मेरा एजुकेशन हुआ, सालवान स्कूल है, आज भी बड़ा बुलंदी में वो स्कूल है। उसके बाद मैंने रामजस स्कूल से किया। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं भाई टीचिंग का जॉब बड़ा अच्छा रहता है, तो बीएड भी कराया मुझे। और बड़े अपने आर्थिक के बावजूद भी उन्होंने टीचिंग कहा, लेकिन मुझे लगता था नहीं, ये कोई जॉब ऐसी नहीं होगी जिसमें कुछ मैं अलग कर दूँ। बाई चांस उन्हीं दिनों एक ऑल इंडिया रेडियो में मैंने एक इंटरव्यू सुनी। एक नारी का प्रोग्राम आता था 12:30 बजे, वो महिलाओं का प्रोग्राम होता था। उस महिला के प्रोग्राम में एक हमारी इंस्पेक्टर होती थी जो अभी तो स्वर्गीय हैं, महेंद्र कौर, उनकी इंटरव्यू आई जी। उस इंटरव्यू को जब मैंने सुना तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई, क्योंकि मैं एनसीसी की बड़ी अच्छी कैंडिडेट में रही अपने कद वजूद और अपने कार्यक्रमों की वजह से, और मल्टीपल शौक थे मेरे, पढ़ाई में लिखाई में भी अच्छा, गाने बजाने में भी अच्छा, और एक लीडरशिप क्वालिटी भी थी मेरे। तो उनकी जब मैंने इंटरव्यू सुनी तो उन्होंने रेलवे के बारे में ज़्यादा बताया कि हमारी रेलवे में ड्यूटी होती है, हम वहाँ बच्चों को पकड़ते हैं, ऐसे उनको पहुँचाते हैं, क्योंकि कुछ समय बड़ी लिमिटेड जॉब में लेडीज़ दिया जाता था। एक ये सोचे कि महिला है तो इनको महिलाओं वाला जॉब भी देना। और बड़ी खुशी की बात हुई, अचानक ये विज्ञापन निकला कि कोठारी कमीशन की एक रिपोर्ट दी, जो बाद में पता लगा कि उसमें पहली बार 1970 में कि महिलाओं की भर्ती हो रही है, 5 सब इंस्पेक्टर और 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आप मानोगे वो बहुत बैरियर टूट गए, उसमें समाज ने एक नए तरीके से सोचना शुरू किया। इससे पहले तकरीबन जो लोग थे, कुछ लेडीज हमारी कांस्टेबल लेवल पे थी, जो किसी आर्थिक स्थिति की वजह से या उनके घर में किसी के परिवार की मृत्यु के बाद उनको ऐसे दिया जाते थे, जॉब दी जाती थी, और या कुछ ऐसी थी जिनकी अपना छोड़ दिया किसी ने और उनको ज़्यादातर वो आई है इसमें। उसके बाद फिर कुछ महिलाएं आई, गिनी चुनी महिलाएं, और गिनी चुनी महिलाओं के बीच में तब भी एक बैरियर था कि क्योंकि पुलिस की नौकरी के बारे में एक भय का होता है। आज भी इतने हम लोग युग में आ चुके हैं, लेकिन पुलिस को देखते हमारा एक अलग सा, पता नहीं अब आपको कितना मैं उसका अनुभव कर रही हूँ, मैं तो बहुत अनुभव करती थी। तो उसका ये रीज़न ये हुआ कि फिर हमारा पहला बैच आया जो अनमैरिड गर्ल्स का था, अविवाहित लड़कों। ये बड़ा चैलेंज था दिल्ली पुलिस के लिए कि महिलाओं के इनको एक्सेप्ट करना, इनको लेना, और एक अजीब सा पुलिस साइकी को भी चेंज करने का एक बड़ा मौका उनको दिया गया। और हम लोग जो हैं महिला उस कमीशन के तहत हम लोगों की फिर 6 साल हमारी लगातार भर्ती चली सब लोगों की,
6 साल लगातार हर साल 5 सब इंस्पेक्टर्स और 5 महिला। और आज जो ये मेरी यूनिफॉर्म का कलर है, ये बेसिक इसी यूनिफॉर्म कलर से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। क्या बात है। और हमारे साथ आईजी डी रूपा भी जुड़ी हैं। और मैम, अक्सर क्या होता है जब हम यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं और हमारा रैंक बहुत अच्छा होता है, तो हर किसी की पहली चॉइस आईएएस होती है, लेकिन आपकी चॉइस आईपीएस थी। आप इसे पूछना चाहूंगी क्यों? आई गॉट 43rd रैंक ऑल Yeah. इंडिया। मैंने ना एनसीसी ज्वाइन किया हुआ था हाई स्कूल में और कॉलेज में, तो 5 साल मैंने एनसीसी में नेशनल कैडेट को में बिताया है। एबीसी सर्टिफिकेट सारा पास किया। 9th स्टैंडर्ड में ये जो रिपब्लिक डे परेड होता है, उस दौरान कैंप्स जो रिपब्लिक डे कैंप जो होता है, उसमें सारे स्टेट से चुनिंदा कैडेट्स लिए जाते हैं एंड कैंप चलाया जाता है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कैंप। तो मैं अपने स्टेट से सिलेक्ट हो गई। आफ्टर 5 to 6 लेवल्स ऑफ सिलेक्शन मैं फाइनली सेलेक्ट होके दिल्ली में कैंप में भर्ती हो गई। वो 1 महीने का चलता है गैरिजन परेड ग्राउंड में। तो उस दौरान दे हैड गॉट मिसेस किरण बेदी हमसे बातचीत करने के लिए, टू एड्रेस अस। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ मैडम, एंड शी इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो उनके स्पीच देख के काफी मैं इंस्पायर हो गई। और ये एनसीसी का जो खाकी यूनिफॉर्म था, वर्दी था, वो मुझे खाकी के तरफ ज्यादा प्यार लगाव होने में, आई थिंक इट क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ aura that I should wear the uniform, that kind of a thing. And उसके बाद हाँ, एक चीज गौर करने वाली बात है, ज्यादातर जब महिलाएं बोलती हैं घर में कि मुझे पुलिस में जाना है, आज भी सुनते हैं कि नहीं पुलिस क्यों, वो तो मेल डोमिनेटेड है, वहाँ पे तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है पुरुष के जैसा, और काम का वर्किंग आवर्स ऑल्सो इज नॉट फिक्स्ड, वो क्यों करके आज भी डिस्काउंट किया जाता है इस नौकरी को, इस डिपार्टमेंट को। एंड women are not so much encouraged. The stereotypes are still there. But luckily for me, my parents, उन्होंने कभी नहीं कहा कि एनसीसी ना ज्वाइन करो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आईपीएस चॉइस ना मत लगाओ, कभी नहीं कहा। एक्चुअली सिलेक्ट होने के बाद मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मेरे पिता से पूछा कि अरे लड़की को पुलिस में क्यों जाने दिया। तो ये होता है। और आई कम फ्रॉम द प्लेस, कर्नाटक में ज्यादा लोग यूपीएससी नहीं लिखते एग्जाम, उन दिनों नहीं लिखते थे, आजकल काफी लिखने लगे, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, तो काफी बच्चे उसी में चले जाते हैं एंड दे डोंट राइट दिस यूपीएससी एग्जाम। तो आई वाज इन अ प्लेस, तालुका हेडक्वार्टर दैट टू, जहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं थी अबाउट यूपीएससी, अबाउट आईएएस, आईपीएस। पर एक दिन मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब टीचर ने पूछा क्लास में कि तुम लोग बच्चों क्या बनना चाहते हो, अभी मत बोलो, जाके पेरेंट्स से पूछ के कल बताना। तो कल तो मैं घर गई, मेरी मदर ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। फिर मेरे फादर ने कहा एक चीज होता है आईएएस और आईपीएस, उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया, उसमें मैं थोड़ा बहुत समझी एट द एज ऑफ 8 year old। तो when I came back and told the answer कि I want to be Indian Administrative Service और Indian Police Service, तो my teacher made everybody clap। तो मुझे लगा ओ मैडम सबको क्लैप करने को बता रही है, तो इसमें ये कुछ तो बहुत बड़ा होगा। तो that really inspired me। मतलब वो तीसरी क्लास में जो आपने सपना देखा, जिसकी वो जो सारे बच्चों ने तालियां बजाई, वो सपना आपने पूरा करके दिखाया। हाँ, यस, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, वो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है छोटे उम्र में जो हम सपने ये करेंगे, काफी आजकल काफी फील्ड्स हैं और डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और मैं तो मिस दावणगेरे भी रही हूँ, तो थोड़ा बहुत क्या मॉडलिंग करेंगे आप करके मतलब पूछताछ भी हुई थी। तो इसके बावजूद मैं आई डिडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड आई डिड वेल इन द एग्जाम एंड आई एम हियर जहाँ पे आई वांटेड टू, which is a good thing. I feel satisfied. हाँ, और अकेडमी में ना, आफ्टर यू स्टेप इनटू अकेडमी, ये
एग्जाम पास करने के बाद जी आपको पहली चीज बोला जाता है कि आप पहले ऑफिसर हैं, जी बाद में महिला। पर जब हम फील्ड में होते हैं बार बार ये याद दिलाया जाता है कि तुम महिला हो। तो अभी भी ये ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं हुआ फर्क, लेकिन अभी भी काफी very prime postings which matter to politicians, जी they almost go to men officers, वो ले जाते हैं प्राइज पोस्टिंग्स। और another thing is जैसे नक्सल एरिया होता है वहां भी दिक्कतें होती हैं, बट वहां भी महिलाओं को पूछा भी नहीं जाता कि क्या आप जाना चाहोगे, ऐसे पूछा भी नहीं जाता नक्सल एरियाज में पोस्ट करने के लिए। वो assumption किया हुआ है, they take an assumption that okay, a woman can't handle, and if we put a woman in a difficult area, we'll have to take care more of her safety and this and that. This is the stereotype still in the minds of people. लेकिन वो ये भूल जाती है कि जो समाज की सुरक्षा कर रही Donnie. है उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो पहले से ही इतनी स्वावलंबी है कि वो सबकी सुरक्षा भी कर सकती है, इसीलिए वो आज वो वर्दी धारण किए हुए है, वो जज्बा उसमें है। मैम आपके पास आऊंगी मैं, आपका आज भी एक टफ टाइम है, नो डाउट आप अभी वीआईपी सिक्योरिटी में है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, लेकिन मैं ये जो आपका पूरे जीवन का जो करियर रहा आपका, सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज आपके जीवन में क्या रही? चुनौतीपूर्ण तो मैम लाइफ में तो बहुत सारी, कहते हैं जब भर्ती हुई हूँ मैंने आपको बताया था कि जैसे फादर नहीं चाहते थे कि मैं जी। पुलिस में जाऊँ, तो पुलिस में जाना वो ज्वाइन नहीं करने दिया उन्होंने। मुझे ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा कराया था कि मैं स्टेनोग्राफर बनूं। मैं चाहती थी कि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करूं। दोनों अपॉइंटमेंट लेटर इकट्ठे घर में आए, मैं जाना चाहती थी तो किसी ने ज्वाइन नहीं करने दिया। मेरे सारे बैच ने मार्च में ज्वाइन कर लिया था, मैंने जुलाई में ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि मैं, मतलब फादर पर्टिकुलरली नहीं चाहते थे। तो मेरे इन बिटवीन ग्रैंडफादर की डेथ हुई, मैंने पीछे से जाके ज्वाइन कर लिया। मतलब कि ये मैंने कहा बाद में जो मार पिटाई जो डांट डपट होगी देखी जाएगी, लेकिन अपना शौक तो पूरा करूं। वहां जाने के बाद भी एक दिन ऐसे ही फिक्रा कस दिया, क्योंकि हमारा पहला ऐसा बैच था जिसमें लड़कियों और लड़कों ने इकट्ठी जॉइंट ट्रेनिंग की थी जड़ोदा कला में। तो ऐसे ही किसी ने एक फिक्रा कस दिया कि ये तो लड़कियां जो है लाइट ड्यूटी इनसे ली जाती है, इनसे लो कैटेगरी वाली ट्रेनिंग कराई जाती है, हमसे हाई कराई जाती है, सैलरी इक्वल लेते हैं। ये चीज़ बड़ी मन को चुभ गई कि ऐसे कैसे, हम किसी से कम थोड़ी ना है कि भी हम जब आए हैं इस फील्ड में तो हम हर चीज़ वो कर सकते हैं जो आप करते हैं। उसके लिए तैयारी करनी शुरू की, चुपचाप अंदर ही अंदर सब चीज़ों को लेके जो है दंड बैठक लगा रही हूँ, दौड़ रही हूँ ग्राउंड में, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ, और अपने पूरे बैच को टॉप किया मैंने। ऑलराउंड बेस्ट आई, लॉ में फर्स्ट आई, और उसके बाद डिफरेंट जगह पर पोस्टिंग रही, तो उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहे। और जो सबसे टफ की बात कहूँगी तो मैं, जैसे कमला मार्केट रही तो उस दौरान बाबा रामदेव वाला इंसिडेंट मेरे सामने था। आई वॉज SHO एट दैट टाइम। उस फिर अन्ना हजारे जी जब अनशन पर बैठे हैं, वो बहुत टफ टाइम था। फिर इसके अलावा जो आप किसान रैली, जाट रैली, जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें बड़ी टफ टाइम थे। उस टाइम मैं SHO थी, वहाँ पर डील करना उनके साथ, और सब चीज़ों की सिक्योरिटी, सेफ्टी, और साथ साथ अपने घर परिवार को भी देखना, वो सब चीज़ें थी। सबसे टफ टाइम जो मैंने अपनी लाइफ का कह सकती हूँ वो कोविड का टाइम था, जिसको मैं कहूँगी कि वो टाइम एक ऐसा टाइम था कि मैं कहती हूँ कि किसी की ज़िंदगी में उस तरीके का टाइम ना आए। मेरी क्योंकि पूरी फैमिली फॉरेन कंट्री में रहती है, मेरे सारे भाई बहन, उनको मैंने मेरी 26 साल पहले मेरी मदर कैंसर से डेथ हो गई थी, तो मेरे भाई उस टाइम बहुत छोटे थे, एक बहन बहुत छोटी थी, उनकी शादियाँ मैंने खुद कराई, उनको पढ़ा लिखा के फॉरेन कंट्री भेजा। बड़ी सिस्टर 26 साल की यंग एज में विडो हो गई थी, उसके 4 बच्चे थे। 17 साल उनको अपने यहाँ पर पंजाब से शिफ्ट कराकर अपने यहाँ घर पर रखकर, उनको एजुकेशन देकर, उनको अच्छी जॉब्स दिलवाकर, उनको फॉरेन कंट्री में सबको सेटल किया। बेटा मेरा एक ही एक है, उसको मुझे मजबूरी में, क्योंकि उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रोन्स डिजीज़ थी, वो दिल्ली के संस्कृति स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो मजबूरी में मुझे, क्योंकि 5 लाख रुपए का इंजेक्शन था जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी हर महीने, CGHS जो है वो 25 साल तक देता है, उसके बाद नहीं देता है, तो उसके लिए मुझे अपने बेटे को भी शिफ्ट करना पड़ा, एक ही एक बच्चे को। लेकिन जब कोविड में पोस्टिंग हुई तो वो टाइम इसलिए सबसे ज़्यादा टफ है कि मेरे उस टाइम 91 ईयर फादर मेरे साथ थे। मैं कोविड सेल की इंचार्ज मुझे लगा दिया गया।
और मैं अपनी वुमेन सेल में पोस्टेड थी, साथ साथ मैं कोविड सेल देख रही थी, साथ में मैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम कर रही थी। तो सारा दिन जब आप कोविड वालों को डील करेंगे तो नेचुरली आप कितने भी प्रिकॉशंस ले लें, कहीं ना कहीं कोविड आपको हो ही जाना था। 1.5 महीने तक मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए। 1.5 महीने बाद मुझे कोविड हो गया। कोविड से मेरी 2019-20 इनिशियल स्टेजेस ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मई जब 20 हमारे यहाँ 20 में जैसे शुरू हुआ 2020 में, तो मई में 17 मई को मुझे आज भी वो डेट याद है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। वो फटाफट मैं 15 मई को मुझे फीवर हुआ है और मैं 16 मई को मैंने टेस्ट कराया मॉर्निंग में और मेरा पॉजिटिव आया। 17 को मैं एडमिट हो गई हूँ। साथ साथ देख रही हूँ कि सब पूरी फैमिली के टेस्ट करवा दिए, वहीं हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैनेज करके किसी तरीके से टेस्ट करवाए तो सभी पॉजिटिव थे। फादर को भी एडमिट कराना पड़ा, हस्बैंड को भी। एक टाइम ऐसा था कि मेरे घर में कोई लॉक लगाने वाला नहीं था, सर्वेंट तक को कोविड था, वो भी एडमिट हो गया। एक कज़न ब्रदर बॉम्बे से आए हुए थे, उनको कोविड हो गया, वो भी एडमिट थे। तो घर मैंने पुलिस स्टेशन, लाजपत नगर में मेरा घर है, मैंने पुलिस स्टेशन वालों को कह के घर में लॉक लगवाया। मैं खुद एडमिट हूँ। मेरे हस्बैंड जाते ही उसी दिन शाम को उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो गई और रात को उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा। तो 26 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे और मैं हॉस्पिटल में खुद भी एडमिट हूँ, मिलने नहीं दिया जा रहा। वो जो मोमेंट्स थे कि आप छटपटा के रह जाएं कि आप सेम फ्लोर पर हैं, आप अपने हस्बैंड को देख नहीं सकते, उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते और आप सिर्फ एक वीडियो कॉल के थ्रू या जो, क्योंकि जब आप वो वेंटिलेटर पर हो गए तो वीडियो कॉल भी उसके बाद नहीं हो पाई। सिर्फ जो जिस टाइम एडमिट हुए उससे 24 घंटे तक जो हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई, उसके बाद वो वेंटिलेटर पे जाने के बाद उनसे वो भी बात नहीं हो पाई बिल्कुल। उसके बाद तो बिल्कुल बस खाली वीडियो कॉल पे मैं, डॉक्टर बीच बीच में हफ्ते बाद एक दिन मुझे उनकी शक्ल दिखा दिया करते थे कि वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन छटपटा के रह जाता है इंसान की किस तरीके से आप डील करेंगे। और उसके बेटा फॉरेन कंट्री में है, 26 दिन बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है और डेड बॉडी दी नहीं जा रही है, सीधा डायरेक्ट भेजा जा रहा है। पीपी किट पहनकर मैं रिक्वेस्ट करके सारे हॉस्पिटल वालों को भी, सीनियर ऑफिसर्स को भी, और मैंने खुद अपने हाथों से अपने हस्बैंड का क्रीमेशन किया। जो एक मैं ये कहूँगी कि एक बेटे का जो राइट होता है वो बेचारा वो उसमें भी शामिल नहीं हो पाया। वो मोमेंट बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़िंदगी के टफ मोमेंट थे। उसके बाद फिर बेटे का ऑपरेशन हुआ क्योंकि उसको ऑफिस मैनेजमेंट का उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया क्रोन्स डिजीज़ थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था वो फादर के स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो मिल भी नहीं पाया, देख नहीं पाया, उनको लुक आफ्टर नहीं कर पाया, उनके लास्ट राइट नहीं अटेंड कर पाया। उस चीज़ को लेके बेटे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि उसकी जो बीमारी थी वो एग्रीवेट हो गई ज़्यादा और 2 महीने बाद उसका ऑपरेशन है और मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, कनाडा से वो नहीं आ पा रहा है, मैं यहाँ से उसके पास कनाडा नहीं जा पा रही हूँ। तो आप सोचिए कि एक बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, एक हूँ तो एक मदर ही ना, फिर भी तो मेरे ऊपर एक बीइंग अ लेडी कितना वो टाइम टफ रहा होगा। 1.5 साल बाद मैं अपने बेटे को उसके बाद देख पाई हूँ, तब जाकर हम लोग एक अपना जो दुख था, जो इतना भरे हुए थे, वो शेयर किया हमने एक दूसरे के साथ। तो ये सबसे टफेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, लेकिन इसने भी मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, बताया, जिम्मेवारियों का एहसास दिलाया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ अब मेरे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अपने बेटे को मदर का प्यार भी देना है, फादर का प्यार भी देना है और उसको देखना है और उसको वो सब चीज़ें मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में। आई एम सॉरी, मोमेंट्स आते हैं जब आप लोगों का मन भर जाता है और मैं कहती हूँ कि रो भी देना चाहिए कभी कभी, वो भी एक अच्छा होता है, हल्का होता है, क्योंकि कितना आप अपने आप के ऊपर कितना कंट्रोल करेंगे। काफ़ी कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मोमेंट जब आप अपनी मेमोरीज़ को जब आप रिवाइव करते हैं, याद करते हैं, उन मोमेंट्स को याद करते हैं, तो बेबसी जो है ना, वो छटपटाहट जो है, वो आपको कहीं ना कहीं इतना अंदर से आपका जो एक गुबार है वो भी बाहर निकलता है इन चीज़ों को लेके। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। नहीं मैम, हमें नाज है आप पर, पूरे देश को आप पर नाज है। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने अपने परिवार के साथ जो जिम्मेदारी निभाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। हिम्मत चाहिए कि आप अकेली पुलिस ऑफिसर के तौर पर आप समाज को भी देख रही हैं और आप अपने घर पे वो फ़र्ज़ निभा रही हैं जो आपके बेटे का फ़र्ज़ है, जो वो अदा नहीं कर पाया। और आपने जिस तरीके से आपने बताया कि हिम्मत चाहिए, एक पत्नी को हिम्मत चाहिए कि वो अपने
पति का अंतिम संस्कार करे, हम किन शब्दों में सैल्यूट करें आपको मैम, शब्द नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया। कौन कहता है कि पुलिस में संवेदनाओं का अभाव है? जरा गौर से देखिए जनाब, इनमें भी मातृत्व का भाव है। और हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हैं आईजी कर्नाटक। मैम से जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या रहा? टर्निंग पॉइंट्स तो काफी रहे हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आई वुड से, जबकि मैंने ऐसा काम पहले भी किया था लेकिन ज्यादा नोटिस नहीं हुआ था, लेकिन इस इंसिडेंट के दौरान आई थिंक I came so much on national media. I mean, it was a news. Not that I came, my work was carried on the national media. जबकि 2017 में मैंने रिपोर्ट दिया कि जब when I was DIG prisons कि यहाँ पे बेंगलुरु प्रिजन में जो बाजू के राज्य तमिलनाडु के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल महिला कैदी जो बेंगलुरु में जेल में रखा गया था, रखी गई थी, तो उनको बहुत प्रिविलेज दिए जा रहे थे जेल में। और मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने ये नोटिस किया और 1 महीने के अंदर ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर मैंने ये रिपोर्ट दे दी और मेरा ट्रांसफर भी हो गया, वो दूसरी बात है। बट उसका इट हैड पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस परहैप्स, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज भी पॉइंट आउट की थी, बट बिकॉज ऑफ दैट आई केम इनटू kind of maybe national picture or whatever you can say. तो उस दौरान काफी प्रेशर रहा because I had not handled that kind of a pressure पहले। मीडिया पूछ रहा था काफी चीजें, there were so many confusions, misinformation और I had to follow conduct rules। मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकती openly। इन वो चौकट जो होती है conduct rules हमारी, उसी के अंदर I have to give information or dispel the misinfo. So that was a pressure point. And then it created so much further pressure that I was watched, because when you act as a whistleblower, it is even more difficult for a woman. क्योंकि वो खोदते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या है, देखा जाए ये तो इतना पोल खोल रही है सिस्टम का, तो इसके अंदर मतलब इन्होंने क्या क्या किया होगा करना में या whatever घोटाले, let us see, they will dig into it। तो मैंने कहा डिग कर लो, जो भी मतलब मैंने कुछ कभी गलत किया नहीं, तो पर काफी कुछ नोटिस मेमो ऐसे आते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड इन माय टेड टॉक आल्सो, व्हिच इज द मोस्ट व्यूड टेड टॉक, कि अगर आप क्लियर हो माइंड में और अगर आप इफ यू हैव फॉलोड द लॉ और आप पब्लिक इंटरेस्ट में इफ यू हैव एक्टेड विद अकाउंट, आई हैड एक्टेड विद लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो तब ये नोटिस आएंगे, मेमो आएंगे, कोई डिफेमेशन डालेगा कोर्ट में, ये सब चीजें चलते रहेंगे, बट यू डोंट रियली हैव टू वरी, क्योंकि किसी ना किसी को तो वो काम करना है। लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन बाहर के लोग आके काम वो ठीक नहीं कर सकते। आपके जो नाक के अंदर हो रहा है, आप ही को करेक्ट करना है उसको। बिल्कुल, यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू डू इट एंड इट इज योर ड्यूटी। इट्स नॉट दैट यू आर डूइंग एनी एहसान फॉर द सिस्टम। लोग कहते हैं कि यू कांट स्टार्ट ब्लेमिंग कि अरे वो भी वैसा ही चलता है सिस्टम, चलने तो तुम्हें क्या जरूरत है, ऐसा नहीं चलता। मैम, जिस तरीके से आपने अपनी बात कही, मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता जरूर बदलेगी। आपने कहा someone has to do it, responsibility is first, duty is first, और पब्लिक सर्विस का मतलब होता है जनता की सेवा के लिए, यानी कि जनता ये जानती है कि ये आपके लिए है, और जनता के अंदर अगर ये बात सच में आ गई कि आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात सुनकर उनके अंदर की बात, उनकी जो मानसिकता है वो ज़रूर बदलेगी और एक अच्छी और उदार छवि ज़रूर जागेगी। बहरहाल, ड्यूटी पर सजग, परिवार के लिए समर्पित ये खाकी वर्दीधारी, जानेंगे इनसे कुछ और भी बातें, इनके दिल की, इनके मन की, साथ ही होंगे आपके सवाल, लेकिन ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपना आसमां में, और अब समय हो चुका है आपके सवालों का, तो सीधे आप ही की ओर रुख करते हैं और पहला सवाल लेते हैं।
नमस्कार, मैं शशि पांडे, मैं टीचर हूँ। और हम अपनी क्लास में जब बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पुलिस में जाना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, पेपर देखते हैं कि उसमें महिलाओं का भी शोषण होता है, पुलिस में भी। तो क्या मैम आप बताना चाहेंगी कि शहरों में तो छोड़ सकते हैं हम, लेकिन जो इंटीरियर जगह हैं, जो छोटी जगह हैं, कस्बे हैं, वहाँ पुलिस जो महिलाएं हैं सर्विस में, क्या उनके साथ शोषण होता है? क्योंकि हम बच्चों को कहीं ना कहीं हम डरते हैं अंदर से इस डिपार्टमेंट में, इस नौकरी में भेजने से। तो आप ये बता दीजिए कि कैसे, क्या शोषण होता है? अगर होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल शोषण नहीं होता। ये बिल्कुल कोई अगर कहता है इस बात को तो गलत होता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप कितने सजग हैं और क्या आप शोषण होने देना चाहते हैं। कोई अगर आपको, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर रहता है कि अगर मेरी कंप्लेंट किसी सीनियर को कर दी तो मेरी नौकरी जा सकती है। तो इसलिए इस बात का तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल जो आना चाहते हैं पुलिस में उनको बिल्कुल बेझिझक, बेखौफ आना चाहिए। और यही एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको सेल्फ सिक्योरिटी मिलती है, पावर मिलती है और लोगों को सर्व करने की आपके पास एक जज्बा भी होता है, और साथ साथ आपके पास ये पावर है कि आप लोगों को सर्व भी कर सकते हैं, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को जो आना चाहते हैं पुलिस में, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, यूटी है, जहाँ पर भी है, वो ज़रूर आना चाहिए। लड़कियों को खास तौर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को प्राउड तो फील करेंगे, सिक्योरिटी काफ़ी आप फील करेंगे, आपको आधी रात भी जाते हुए डर नहीं लगेगा। जी, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन निर्मला मैम से है। मैं याचना कुमार हूँ, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैम, एज अ वुमेन हम लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, तो घर और काम दोनों मैनेज करना पड़ता है। मतलब एज अ वुमेन हमें घर को भी हम कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे टफ जॉब होता है एक मदर का। तो एज बीइंग अ मदर, बच्चों को संभालना, बच्चे कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। तो आप आईपीएस हैं, आपके बच्चे कितने स्ट्रिक्टली सुनते हैं, आपको स्ट्रिक्टली लेते हैं? मतलब हमें तो बच्चे कभी सीरियसली लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो एज एन आईपीएस की बच्चे सोचते हैं कि मम्मी मेरी आईपीएस हैं, तो वो कितना स्ट्रिक्टली लेते हैं आपको घर पे? मैं आईपीएस नहीं हूँ, हम प्रमोटिव एसीपी हैं। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ। टचवुड मेरे 3 बच्चे हैं, जैसा मैडम है, तीनों सलवानियन हैं, और मेरे बच्चे इतने शरीफ हैं ना कि मैं नहीं बता सकती। उनको हमने बचपन से ही सिखाया, जो हमने देखा है। जो पुलिस में रहते हैं या किसी ऐसे फील्ड में होते हैं, वो बच्चों को सुबह से शाम तक डायरेक्शन ही देते जाते हैं। इतनी डायरेक्शन होती है कि वो खुद परेशान हो जाते हैं। अब मैं ट्रैफिक में रही हूँ, मैं अपने बच्चों को तेज़ नहीं चलानी गाड़ी, लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी नहीं लेके जाना। अगर तुम्हें किसी ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, ये मेरी सख्त इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों को थी, भूल से भी मेरा नाम मत ले देना, नहीं तो मैं उसको ये कहूँगी इसकी गाड़ी साइड में लगवा ले और लाइसेंस 3 महीने के लिए कर दे। और मेरे बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ कि हमारे पड़ोस वगैरह में भी सब कहते थे कि मैडम आपके इतने शरीफ बच्चे, ऐसे हो तो हिंदुस्तान सुधर जाए। ये मैं नहीं कह रही, सब जहाँ भी मैं रही हूँ, पता नहीं ये गॉड गिफ्टेड है या ऐसा क्या है, मैं नहीं बता सकती। या थोड़े से मेरे फैमिली सर्कमस्टांसेस जैसे रहे हैं कि जो मेरे बच्चे ऐसे हो गए। उनमें आज तक कोई भी ऐसा नहीं है, और ना ही कभी उन्होंने सोचा कि हमारी मदर पुलिस में एसीपी जब मैं थी, ना उन्होंने तब भी कभी नाम मेरा इस्तेमाल किया और ना अब। जी, हमारी आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ी हुई हैं। क्या सवाल लेना चाहती हैं, बताइए। नमस्कार मैम, मैं सीमा सिंगल, मैं एक ड्राइंग टीचर हूँ। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि आप उस समय से हैं जब आज से 50 साल पहले महिलाएं हमारे देश में तब भी असुरक्षित थी, आज भी हैं। बस अंतर ये आया है, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, अब बाहर निकल रही हैं, लेकिन उस दौरान उनके खिलाफ अपराध भी बढ़ गए हैं। तो ये दिन कब आएगा जब हम पूरी निडरता के साथ रात बेरात खौफ होके, हर घर से हर बेटी महिला, हम पूरे बेखौफ होके हम घरों से बाहर निकल सकें? ऐसी सुरक्षा हमें कब मिल पाएगी? बड़े संवेदनशील सब्जेक्ट पे आपने मेरे से बात की है, और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि आजकल आप जितने भी आप देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी पीछे 2-3 दिन पहले गैंग रेप केस हुआ। रेप केस में कहीं का है, आई विल नॉट से दैट प्लेस। सब पब्लिक उसका तमाशा देख रही थी। आपने देखा, हमारे टाइम पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था, निर्भया मर्डर केस। मैं नहीं थी तब जॉब में, लेकिन निर्भया केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था।
सारी राजनीति बदली, पूरा हिंदुस्तान बदला और लोग मशालें ले लेके सड़क पर आए। आज वो आवाज़ गुम है। वो लोग महिला के प्रति जो उनका एक संवेदनशीलता है, और जब इंसान सोचेगा मेरी बहन है, ये मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, क्योंकि बड़ी एज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं कई जगह पे, तो आपका ये है कि इसमें आपका भी योगदान है। पुलिस ने तो देखो जो कार्य करना है, कार्य प्रणाली है वो चला रहे हैं अपनी, लेकिन इतना संवेदनशील शब्द जो आपने बोला है मुझे, और मुझे भी इस बात में कभी कभी बहुत शर्म से भी आती है, आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ समाज का सहयोग, समाज का सहयोग। अगर आप सहयोग करेंगे तो महिला को देखने वाले भी हमारे लोग हैं, कोई बाहर से नहीं है। ज़्यादातर अगर मैं आपसे बताऊँ कि ज़्यादा रेप केसेस जो मैंने स्टडीज़ करे उसमें परिचित लोग ही होते हैं। बच्चों को हम छोड़ देते हैं दूसरों के साथ। आपको अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में देखना है कि मेरा बच्चा किस हालात में किसके साथ रह रहा है। उसके बाद देखिए, समाज में असामाजिक तत्व रहते हैं, असामाजिक कभी तुम इंसान को बराबर नहीं ला सकते, लेकिन शिक्षा का आधार एक माँ है, एक गृहिणी है, एक परिवार की माँ है, या उसके बड़े जो दादी हैं या उनके जो भी हैं, अगर वो बच्चों में कुछ इस तरह का एक रिस्पेक्ट की एक दे फीलिंग कि बच्ची है, मेरी बहन हो सकती है, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तो अगर वो दर्द आपके दिल में होगा तो शायद कोई भी काम करते करते, और फिर कुछ उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी काफ़ी आ रही हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल करिए। नेक्स्ट सवाल। मैं रेनू गुप्ता हूँ, सोशल वर्कर हूँ मैं। मेरा अभी आपने एक बात कही निर्भया कांड, क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया है कि निर्भया कांड से मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि एक लड़की के साथ, एक फीमेल के साथ गलत हुआ, लेकिन जब कांड का नाम रखा गया तो निर्भया कांड रखा गया। तो क्या ये चेंज हो सकता है? विक्टिम भी एक लेडी होती है और नाम भी एक लेडी के नाम से फेमस होता है, जबकि हमें जेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। आप उसमें गलती कर रहे हैं, उसका नाम निर्भया नहीं है। नहीं, उनका नाम तो कुछ और है। हाँ। हमने चेंज करके किया, लेकिन लेडीज के नाम से उस कांड को क्यों फेमस किया गया? वो दैट इज डिफरेंट इशू। निर्भया ने जितना फेस किया अपने आप को करने के लिए, देखो निर्भया क्यों किया गया। निर्भया नाम अगर आप देखो, उस लड़की ने जितनी स्ट्रगल की है वो भी एक मिसाल है ना, उसकी माँ बाप के, सोसाइटी की, वहाँ के डॉक्टर्स की। तो निर्भया का आदमी के लिए नहीं करता, आदमी तो पनिशमेंट है, उसको क्या तुम कैसे हाईलाइट करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको नाम पे नहीं जाना चाहिए। निर्भया तो एक नाम रखा है कि आप सब निर्भय हुए काम कर रहे हैं, जो उस बच्चे के साथ हुआ आपको उसके लिए सजग रहना। आप बाहर पुलिस वाले हैं, सडनली आप घर में, आपकी ड्यूटी ऑफ होती है, आप घर में आ जाते हो, आपके सामने बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो एकदम चेंज होने में क्या आपको कोशिश करनी पड़ती है या ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं? क्योंकि पुलिस भी, बाहर पुलिस है और घर में आप मम्मी, बहन, बेटी जो भी है। सबसे बड़ी खासियत होती है कि पुलिस अफसर जो है वो दोनों चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करता है। वो जॉब में है तो उसको एकदम स्विच करना पड़ता है अपनी पुलिस की जॉब में, और जब वो घर आता है तो उसको एक माँ की तरह एक जो ममता देनी है, एक पत्नी का जो फ़र्ज़ निभाना है, एक जो बहू का एक फ़र्ज़ निभाना है, एक बहन का जो फ़र्ज़ निभाना है, तो हम स्विच ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना, पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन छोड़ते हैं तो माइंड में घर की जो एक जिम्मेवारी और एक जो एहसास है वो ऑटोमेटिकली स्विच करवा देता है उसमें, और घर आते ही हम लोगों का रवैया बिल्कुल चेंज होता है। हम वो वाली फ्रस्ट्रेशन को, पर्टिकुलरली मैं अपना, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल अपनी अपनी डील करने का तरीका है, तो मैंने कभी भी ये नहीं किया कि जो पुलिस स्टेशन की जो फ्रस्ट्रेशन है या पुलिस स्टेशन का जो वर्क प्रेशर है या जो हम सोसाइटी में रोज़ डील करके आ रहे होते हैं उसको मैं अपने घर पर लेकर आऊँ, क्योंकि उसमें अगर मैं उसको घर लेकर आई तो मैं अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, और इसके लिए बड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत पड़ती है और अपने आप को, खुद को इस अपने उस एनवायरनमेंट में ढालने की, अपना जो माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। और स्टेट ऑफ माइंड को जो बैलेंस करना है वो इतना आसान नहीं है, और ये पुलिस ऑफिसर सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं होते, घर में भी एक रोल अदा करते हैं, और इसके अलावा इनमें कई खूबियां भी होती हैं। अगर हम अपनी आज की मेहमान की बात करें तो आईपीएस अफसर होने के अलावा डी रूपा में अन्य कई प्रतिभाएं हैं। वे बेहतरीन भारतनाट्यम डांसर भी हैं और भारतीय संगीत की ट्रेनिंग भी उन्होंने ली है, और जो उन्होंने एक फिल्म में, कन्नड़ फिल्म में प्लेबैक सिंगर के रूप में गीत गाया है वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा वो शार्प शूटर भी हैं। मतलब मैं क्या कहूँ, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप में इतनी सारी खूबियां हैं।
मैम आपसे मैं ज़रूर दरख्वास्त करूंगी कि आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, इतनी अच्छी गायिका हैं, तो इस शो में आप ज़रूर 2 पंक्तियां सभी महिला शक्ति के लिए गाएं। आपने इतना रिक्वेस्ट किया तो मैं मुझे गाना याद आया। पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, पूरा मन दर्पण कहलाए। So keep your mind fresh, clear and without biases and stereotypes, और हौसला रखो, आगे बढ़ोगे। बहुत खूबसूरत आवाज़ है मैम आपकी और हम सबके दिलों पर लगी आपकी आवाज़। थैंक यू मैम। चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, जितने भी संघर्ष हो, ज़िंदगी हम कहते हैं फिर भी खूबसूरत है और आपने इस खूबसूरत ज़िंदगी को जिया भी होगा। और हमारे साथ जितनी हमारी चारों खास मेहमान हैं उनका भी कुछ विचार होगा ज़िंदगी को लेकर। तो निर्मला मैम आपसे जानना चाहूँगी, अगर ज़िंदगी को लेकर आपका कुछ विचार हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं और उनका डट के मुकाबला करें, उनसे घबराएं ना, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं और जब आप उनका मुकाबला करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिलेगा जब आप खुद कोशिश करेंगे। क्या बात। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे साथ डी रूपा मैम भी है। मैम आपका ज़िंदगी को लेकर क्या मैसेज है, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। कभी कभी महिला होने के कारण काफी अड़चने आते हैं, मतलब ये ना करो, वो ना करो, तुम्हें ये सूट नहीं होगा, वो सूट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। पर इतना मत सुनो सबकी। समटाइम्स इतना गुड गर्ल बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सोचो और तुम हर किसी को टैलेंट दिया हुआ है भगवान ने, उसको आजमाओ, परखो एंड आजमाओ एंड आई थिंक इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। क्या बात। सुरेंद्र मैम आपसे जानना चाहूँगी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि आपने ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से, बहुत शिद्दत के साथ जिया भी है। तो और मुझे ये लगता है कि आपने इस ज़िंदगी को जो जिया है, आप कुछ गाकर भी हमें सुना सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप ये देखिए कि 37 साल पहले बहुत पैशन था ये मेरा, सब म्यूज़िक जो था ना, 37 साल के बाद, अब पुलिस की 37 साल की जॉब करने के बाद अब उस पैशन को मैंने दोबारा से रिवाइव करना शुरू किया है। तो आप ये देखिए कि जो 37 साल पहले गा सकती थी तो बहुत अच्छा गाती थी, अब थायराइड हो गया, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो गई, उसके बाद भी मैं ज़रूर 2 लाइनें आपको गुनगुना के ज़रूर सुनाऊंगी। क्या बात। कि अभी फ़िलहाल में एक अच्छा सा एक मेलोडियस सॉन्ग मुझे याद आ रहा है कि हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम। इस गीत के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज हम अपना आसमां प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं, तो आसमां आपका है, खासतौर से महिलाओं का। इसके लिए उड़ारी भरिए, लंबी उड़ान लीजिए, जो सपने हैं दिल में उनको पूरा कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए आप में इतनी शक्ति है कि आप आसमां में, जैसे आज की लेडीज़ प्लेन उड़ा रही हैं, आपने देखा कि आर्मी तक में गई हैं, एयरफोर्स में गई हैं, सब चीज़ों में जाकर अपना परचम लहराया, देश की प्रधानमंत्री तक हमारी जो है वो रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि महिलाएँ किसी से भी कम नहीं हैं, अपना जज्बा पहचानें, अपनी मेहनत करें, जो आपका गोल है उसको निर्धारित करें और उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक करें और उस लेवल तक पहुँच के दिखाएं
महिलाएं, सपने आपके अपने हैं, उनको पूरा करने का राइट भी आपका अपना है और उसके लिए आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें। और ख़ास तौर से क्योंकि आपने एक मदर का रोल प्ले करना है, एक सिस्टर का रोल प्ले करना है, तो आप अपने बच्चों को पहले दिन से ही ये इस तरह की एजुकेशन दें कि वो एक तो इक्वालिटी करें, रिस्पेक्ट करना सीखें। ख़ास तौर से जो हमारे जो बेटा पैदा होता है तो हम बेटे को ज़रूर इस तरह की एजुकेशन दें कि वो महिलाओं का सम्मान करे, महिलाओं को इस तरह की एजुकेशन दे कि जो ससुराल में जाकर वो एक परिवार को जोड़ने की बात करे। क्योंकि वुमेन सेल में रहकर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डील की हैं, देखी हैं और देख रही हूँ कि आजकल घर बहुत ज़्यादा उजड़ रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि घर अच्छा हो, घर के साथ फिर बाद में आपका परिवार अच्छा हो, परिवार के साथ आपकी सोसाइटी अच्छी हो, सोसाइटी के साथ समाज, समाज के साथ कंट्री। तो आप इतना लंबा आप सर्व कर सकती हैं कि आपको परमात्मा ने वो सारी शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों को पहचान के उन शक्तियों को सार्थक करना महिलाएं ही कर सकती हैं, जो कि एक अपने 10 रोल एक एट ए टाइम प्ले करती हैं। वो तो इस तरह का मैं मैसेज देना चाहती हूँ। मुझे गाने का बहुत शौक था और जब नया मैंने पुलिस में गाना गाया तो कहते छोरी बड़ा अच्छा गाना करती है। कितना कमजोर है आदमी अभी लाखों है मी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। और एक संदेश जो आप देना चाहेंगी इसके साथ ही? ये संदेश है, ये संघर्ष बड़ा लंबा है, आपको कदम कदम पे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जज्बा होगा, प्यार होगा, परिवार सहयोग होगा, आपके समाज का सहयोग ऑटोमेटिकली आपको आएगा। और ऐसी मिसाल कायम करें कि जाते हुए लोग आपको सोचें, उनकी आंखें नम हो। मैं तो आज क्योंकि इस एज में आ चुकी हूँ, तो मेरा एक रिलेशन मैंने किया कि आजकल तो मुझे जब कोविड का दौर आया तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो मैंने वो झेला। ये मेरी बिंदी कभी हटती नहीं थी, रात को भी उतरी है तो मैंने बिंदी ला ली, और वो रेडियो में ही थे मेरे हस्बैंड। तो उस समय का जो दर्दनाक थी ना, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड के 2 साल आपने देखे कि क्या इंसान ने हमें सिखाया, प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया हमें, या जो शक्ति थी वो आपको ऐसी शक्ति से उसके आधार बना के, कोई भी हो, आपका कोई मजहब है, कोई धर्म है आपका, आपके पीछे एक शक्ति होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। और कार्य करने में कभी ये ना कहना कि हाय मैं बेचारी महिला। दिस वर्ड मुझे बहुत पिंच करता है जब मुझे लोग बोलते हैं बेचारी। भाई मैं बेचारी नहीं हूँ, बेचारे आप लोग, जब आपके विचारों को बदलना पड़ेगा। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, मोहब्बत वर्दी से है और हिंदुस्तान दिल में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इसी के साथ जो आपने इतनी खूबसूरत बातें कही, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आए, उपस्थित हुए। आप सभी ने अपनी अपनी बातें, अपने मन के बात, अपने मन के भाव हम सबसे साझा किए। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हुई नारी शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हरिवंश राय जी के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ आज हम सभी के जीवन पर सटीक बैठती हैं। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और इसी के साथ ही आप अपने हौसले, अपने जज्बे के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, उड़ान भरेंगे अपने आसमां में। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो,
इधर से जमीन